हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चंस हर डे की तरह पर डे जैसे हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का करते हैं उसी टाइप से आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंजीनियरिंग का 10 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पार्ट कवर हो जाएगा हम लोगों का। तो हमने लास्ट लेक्चर में 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया था और हर डे हम लोग पर डे जो है 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और आगे भी जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा हम लोग करते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में सर्कुलेट कर देना, एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इसमें ज्वाइन कर देना। यहाँ पर ज्वाइन करने का कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये बीपीएससी, एई एंड जेएसएससी जेई का जो सिलेबस है उसी को देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। जेपीएससी में जनरल इंजीनियरिंग मेनली नहीं पूछा जाता है, बट आपको जेपीएससी में भी जो भी एग्जामिनेशंस आएगा उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो ब्रांच पेपर है वो आपसे रिलेटेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेनली जेएसएससी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है, एंड बीपीएससी एई जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है एंड बेनिफिशियल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी सिलेबस हो वो कवर हो सके जनरल इंजीनियरिंग की। जब जनरल इंजीनियरिंग हम लोगों का कवर हो जाएगा इसके बाद फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग का डेली चल रहा है पर डे 10 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कास्ट आयरन कंटेंस कार्बन अप्रोक्सीमेटली। तो आयरन कितना टाइप का होता है वो सबसे पहले आपको जानना होगा। आयरन जो है वो 4 टाइप का होता है। एक पिग आयरन होता है, एक कास्ट आयरन होता है, एक कार्बन स्टील होता है, एक क्राउट आयरन होता है। तो सब में अलग अलग कार्बन का परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कास्ट आयरन कंटेंस कार्बन अप्रोक्सीमेटली। कास्ट आयरन में कार्बन का कितना परसेंटेज कंटेंस रहता है, उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है। तो ऑप्शंस में है हमारा 0.2% टू 0.4%, 1% टू 13%, 2% टू 4%, नन ऑफ द एबव। तो कास्ट आयरन का जो मेनली परसेंटेज होता है एटलीस्ट 1.7% होता है। अगर एटलीस्ट की बात करें कास्ट आयरन में तो एटलीस्ट 1.7% होता है कार्बन कास्ट आयरन में। और यूजुअली जो प्रोवाइड किया जाता है, जो जनरली रहता है कास्ट आयरन में, तो वो 3 से 3.7% तक होता है कार्बन कंटेंट। जो कार्बन का कंटेंट्स होता है वो कास्ट आयरन में 3 से 3.7 तक होता है, इतना परसेंटेज होता है। लेकिन जो एटलीस्ट होता है वो 1.7% होता है। लेकिन यहाँ पर 1.7% भी ऑप्शन नहीं है, एंड 3 to 3.7% का भी ऑप्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो दिया गया है 2% टू 4%, तो ये हमारा कवर कर जाता है 3 to 3.7%। तो करेक्ट आंसर जो होगा 41 का कास्ट आयरन कंटेंस कार्बन अप्रोक्सीमेटली वो हो जाएगा सी, क्योंकि एटलीस्ट जो है वो 1.7 है और यूजुअली जो होता है वो 3 to 3.7। तो हमारा ऑप्शंस में है ये परसेंटेज में है 1.7%, 3% टू 3.7%। तो ऑप्शन में है 2% टू 4%। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2% टू 4%। और पिग आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 4 to 5% होता है, एंड कार्बन स्टील में जो होता है वो मोर देन 2% होता है, एंड वराउट आयरन में जो होता है वो मोर देन 0.1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये मेनली मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और मैकेनिकल पार्ट का था ये क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेयर में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कास्ट आयरन का वो कितना होता है। ऑप्शन है मोर, लेस, सेम, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोर, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कास्ट आयरन का कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 42 का ए, मोर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। किसके कंपेरिजन में, फॉर्म्स ऑफ आयरन विच मेक्स इट ब्रिटल, जो कि इसको ब्रिटल बना देता है। इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मोर हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। समझ में आ गया आपको। एक बार और समझाते कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कास्ट आयरन का वो ज़्यादा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो कंटेंट्स करता है वो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन करता है देन अदर फॉर्म्स ऑफ आयरन विच मेक्स इट ब्रिटल, जो कि इसको ब्रिटल बना देता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो इसका ज़्यादा हो जाता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कम हो जाता है। जो चीज़ ब्रिटल रहता है उसको टेंसाइल करेंगे तो हम आसानी से वो टूट फट जाएगा, लेकिन कंप्रेस जब उसको करेंगे तो वो जल्दी नहीं होगा, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर है मोर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो उन लोगों को कनेक्ट कर दो और उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना कि इंजीनियर माइंड चैनल पे यूट्यूब पे जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो रहा है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा जॉब रिलेटेड, इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड झारखंड, बिहार एंड अदर स्टेट से जो कि आप जिसमें एलिजिबल होंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो मेनली यहाँ पर हम लोग का मेन मोटो है कि जॉब प्रोवाइड कराना एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर होके जाना है, उसके रिगार्डिंग हम लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेसिस्टेंस इज। स्टील में जो मेन एलॉय होता है जो कि कोरोजन को रेसिस्ट करता है वो क्या होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन है मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। तो मैग्नीज का फॉर्मूला होता है Mn, क्रोमियम का Cr, वेनेडियम का V, कोबाल्ट का CO। O स्मॉल में होता है, C कैपिटल में होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेसिस्टेंस इज। स्टील में मेन एलॉय कौन सा होता है जो कि रेसिस्ट करता है कोरोजन को। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है मेरा, मैग्नीज है, वेनेडियम है, क्रोमियम है एंड कोबाल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्रोमियम हो जाएगा। तो 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम क्यों होगा, क्योंकि स्टील का जो एलॉय होता है वो आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस निकल प्लस सिलिकॉन, क्रोमियम एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेसिस्टेंस इन स्टील। ये सारा क्वेश्चंस अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोलिए या मटेरियल साइंस बोलिए, तो मटेरियल साइंस हर ब्रांच को मेनली पढ़ाया जाता है और ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल वाले इसको पढ़ते ही हैं मटेरियल साइंस को। तो ये क्वेश्चंस कॉमन है मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग साइंस का भी ये क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो ब्रॉन्ज किसका किसका एलॉय है, तो ऑप्शन में है कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर इन एंड जिंक, नन ऑफ द एबव। तो ब्रॉन्ज जो होता है एलॉय,
तो वो मेनली किसका किसका कंटेंट्स होता है, जो एलॉय होता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ पर पूछा गया ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का जो करेक्ट आंसर होगा एलॉय जो होता है वो होगा कॉपर एंड टिन। अगर यही ब्रास का पूछ देता तो ब्रास का कॉपर एंड जिंक हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ब्रॉन्ज का एलॉय जो होगा वो क्या होगा, कॉपर एंड टिन होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो वो बी हो जाएगा, कॉपर एंड टिन। अगर ब्रास का पूछता तो कॉपर एंड जिंक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्ज का पूछा गया है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैन्युफैक्चरिंग साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, और मुझे लगता है आज मेनली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का ही क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिस्टर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, ऑप्शन है फेनोलिक्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी। तो सबका डिफिनेशन अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया पॉलिस्टर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, पॉलिस्टर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फेनोलिक्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मीन्स एक बार अगर वो हार्ड हो जाता है तो दोबारा उसको मेल्ट करके रीशेप हम लोग नहीं कर सकते। मीन्स एक बार जो शेप बना दिए, जैसे एक चेयर बना दिए, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, तो इसको फिर से हम लोग जब अगर मेल्ट कर देंगे तो ये रीशेप में नहीं आ सकता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिस्टर बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फेनोलिक्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी। तो ये जो मेनली ग्रुप होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको बोलते हैं, वैसा प्लास्टिक जिसको हम लोग एक बार फिर हार्ड कर देते हैं तो वो उसको फिर से मेल्ट अगर करेंगे तो वो रीशेप नहीं हो सकता है। और थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, अगर कोई प्लास्टिक ठंडा हो जाता है तो उसको अगर हमेशा किसी भी टाइम फिर से एक बार, दो बार, तीन बार गर्म कर सकते हैं, गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, रीशेप आ जाता है। तो इसका जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो एग्जाम्पल है वो होगा पॉलिस्टर रेसिन्स, वल्केनाइज्ड रबर, बेकेलाइट, ड्यूरो प्लास्टिक। ये किसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर ले तो नायलॉन होगा, एक्रिलिक होगा, पॉलीथीन होगा। पॉलीथीन को हम लोग एक बार यूज करके फिर उसको गर्म कर देते हैं, फिर से उसको पॉलीथीन बना देते हैं। आप लोग देखते होंगे कचरा छुड़ने वाले लोग आते हैं, पॉलीथीन उठा करके, प्लास्टिक उठा करके लेके जाते हैं, फिर से उसको रीशेप किया जाता है। तो मेनली इसका जो रीशेपिंग होता है वो कोलकाता में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉलिस्टर प्लास्टिक का जो रीशेप किया आता है वो कहाँ पर किया आता है, ये जीएस में आपको पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिस्टर बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एलिमेंट्स इज। तो क्वेश्चंस कहता है कि कौन सा एलॉय इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एलिमेंट्स के लिए बनाया जाता है जो कि रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एलिमेंट्स को। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है तो उसको रेसिस्ट करता है, या हीटिंग इफेक्ट हो जाता है तो उसको रेसिस्ट करता है। तो ऑप्शंस में है हमारा इनवार, एलिनवार, इनेग्निन, नाइक्रोम। तो मेनली हम लोग पढ़े होंगे 10th या 12 में कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और जो फ्यूज रहता है, फ्यूज में तो वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। तो एन एलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, तो निकेल एंड क्रोमियम का जो एलॉय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। और ये हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइक्रोम। और एलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग ए रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हीटिंग एलिमेंट्स इज नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो बना होता है, नाइक्रोम एक एलॉय है और इसमें क्रोमियम एंड निकेल मिलाया जाता है और इसी से इसको बनाया जाता है। तो निकेल का जो परसेंटेज होता है वो 80% होता है एंड 20% क्रोमियम रहता है इसमें, किसमें, नाइक्रोम में। और इसका यूज हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट शोज दैट, ब्रेक इवन पॉइंट शोज दैट, तो ऑप्शन है सेल्स रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, सेल्स रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, सेल्स रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेल्स रिवेन्यू जो होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा किससे, टोटल कॉस्ट से। सेल्स रिवेन्यू जो होगा वो उससे छोटा होगा टोटल कॉस्ट से। सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट शोज दैट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या दिखलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से है और मैनेजमेंट साइंस से ये क्वेश्चंस पूछा गया जो कि जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल्स रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो होता है वो दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीपीएम क्या है। ये क्वेश्चन सिविल से रिलेटेड है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग जो होता है सीपीएम यहाँ पर दूसरा है, बट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट एक सब्जेक्ट होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया सीपीएम क्या है। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है और जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी को शेड्यूलिंग के प्रोजेक्ट एक्टिविटी के शेड्यूलिंग को सेट करता है। तो सीपीएम क्या है, सीपीएम एक क्रिटिकल पाथ मेथड है जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटी के शेड्यूलिंग को सेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है सीपीएम इज टाइम ओरिएंटेड टेक्निक, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक। तो सीपीएम का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सीपीएम जो है ये एक क्रिटिकल पाथ मेथड है और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी के शेड्यूलिंग को सेट करता है। तो यहाँ पर कहीं पर आपको एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। तो इसका 48 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। क्योंकि क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो प्रोजेक्ट एक्टिविटी के शेड्यूलिंग को सेट करता है। जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो क्रिटिकल पाथ मेथड से क्या होता है कि अगर कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है एक, तो इस टाइप से करना रहता है, तो हम देखते हैं कि छोटा से छोटा जो ड्यूरेशन होगा वर्क का उसको हम लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जिससे अगर यहाँ से ये एक्टिविटी ए बी सी डी ई है, तो अगर सेम वर्क को करने के लिए अगर यहाँ से ए से बी से डी ई तक आते हैं तो ये इसमें ड्यूरेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए से बी तक आ करके फिर ई तक आ जाते हैं, फिर सी तक आ जाते हैं, फिर डी तक आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग का वर्क का जो एग्जीक्यूशन होता है वो टाइम कम लगता है। तो इसीलिए क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज किया जाता है। और क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है, क्या क्या वर्क हम लोगों को कैसे कैसे करना है वही बतलाता है क्रिटिकल पाथ मेथड। जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसी को बतलाता है सीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं पर्ट इज। तो पर्ट क्या है, पर्ट प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है और ये बेस्ड जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। क्योंकि क्या क्या इवेंट करना है हम लोगों को, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो पहले हम लोगों को क्या करना होता है, पहले प्लानिंग करना होता है, फिर डिजाइनिंग करना होता है, इसी टाइप से फिर फाउंडेशन,
सारा कुछ, इसके बाद रूफिंग। तो कैसे क्या क्या करना है ये सारे एक्टिविटी को बतलाता है। इवेंट क्या क्या होगा हमारा, तो इवेंट का जो ओरिएंटेशन होता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, पर्ट के द्वारा किया जाता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो ऑप्शंस में दिया है कि पर्ट इज टाइम ओरिएंटेड टेक्निक, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, वर्क ओरिएंटेड टेक्निक। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। अब लास्ट वन क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, इसको भी कर लेते हैं। ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन एनी प्रोजेक्ट अप्राइजल आर बेस्ड ऑन। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हम लोग लेते हैं, अगर मूल्यांकन करते हैं प्रोजेक्ट का, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू का, मनी का जो वैल्यू रहता है प्रेजेंट में, उसी के बेसिस पे मूल्यांकन करते हैं, अप्राइजल। तो ये क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से एंड मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, ये हर एक ब्रांच को पढ़ना रहता है। तो 50 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। अगर कोई भी वर्क को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे अगर कल घर बनाना है, तो अभी जो प्रेजेंट का मनी का वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, या कोई भी सामान खरीदना है तो उसका जो रेट है अभी मार्केट रेट, उसी को हम लोग काउंट करके चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ मिलते, फिर तब तक के लिए बाय।